जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका ज्योग्राफी का ये क्लास 7th स्टार्ट होगा, क्योंकि 6th क्लास का जो ज्योग्राफी का चैप्टर्स है वो सारे समाप्त हो चुके हैं। 6 चैप्टर्स थे वो मैंने पीछे वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आप 6th क्लास का पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बुक, तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट, उससे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम 7th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ। ये अध्याय आपका क्या है? पर्यावरण, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब कुछ एनसीईआरटी के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि स्टार्ट करता है ये कहानियों से। तो जैसे दिया है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था, मतलब एक ही मैदान था, वो खुदाई हो गई थी। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। इसमें कुछ चीजें याद करने के लिए नहीं है, बस आपको समझने के लिए समझाया जाता है, ठीक है। उसने यह बात अपने सहपाठियों यानी कि साथियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारे पर्यावरण बदल रहा है। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ? कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। तो जब रवि ने पूछा ना कि पर्यावरण क्या है, तो उसके शिक्षक ने आंसर दिया कि जो भी तुम अपने आसपास देख रहे हो ना, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट कहते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। तो शिक्षक ने क्या जवाब दिया? हाँ। अब इससे आप लोग समझ सकते हैं पर्यावरण का डेफिनेशन कैसे आपको निकालना है, ठीक है। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। तो हम सभी को पता है मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित दोनों होते हैं। जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि कौन बनाता है? मानव बनाता है, जिसे हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो ऊपर दिया ही है, वही सब सूची है। देखिए ये दोस्त हैं सारे, ये अलग अलग, देखिए यहाँ पे विविधता को एकता दिखा रहा है हमारे भारत का, इनकी फोटो देख के। चलिए यहाँ पे कुछ दिया है, इसको भी देख लेते हैं। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी, जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो आप सभी को ये आप आसपास है, आप जीवन जीते ही हैं, तो इसकी नीड आप लोगों को पड़ी ही होगी, है ना। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। अब देखिए मानव क्या करता है, अपनी ऐसी ऐसी चीजें बनाता है जिससे क्या है, हमारे पर्यावरण को जो है प्राकृतिक रूप है उसमें कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता में, उसकी स्वच्छता में बाधा डालता है मानव, है ना। जैसे कि देखेंगे कार का धुआं, आप सभी को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो वो क्या है, सांसों में हीमोग्लोबिन में घुस के और वो रिएक्शन भी कर जाता है, हमारे पर्यावरण को अशुद्ध भी करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। पानी को देखेंगे आप, एक पात्र में एकत्रित किया जा रहा है। भोजन का जैसे बर्तन है, आप बनाते हैं तो फैक्ट्रीज में बनती है स्टील की, वो क्या कर रहे हैं, आप बर्तनों में परोसा जा रहा है। और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। जब भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है तो भूमि भी प्रदूषित होती है, हमारे जल भी प्रदूषित होते हैं। ध्यान रखिएगा, वनों की कटाई भी सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ाता है हमारे पर्यावरण को, ठीक है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है, यानी कि उसमें चेंजेस करता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है मानव जो है प्रकृति को निगेटिव वे में ही आजकल जो है परिवर्तित कर रहा है। आज देखेंगे प्रदूषित जो है, प्रदूषण जो है, आप वर्ड जो है बहुत हाई लेवल पे चल रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है रवि, परमजीत, जेमसी, ये जो दिए हैं ना, इनके नाम दिया है। आशा ये सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे, सूची बनाने जा रहे हैं। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, रिसोर्सेज पे क्या है, हम डिपेंडेंट होंगे, और हमारी जो जरूरत हम जो पर्यावरण पे है वो बढ़ती जा रही है प्रतिदिन प्रतिदिन। अब यहाँ पे देखिए पर्यावरण के घटक आपको दिखाए गए हैं, जो सूची बनाने के लिए कहा गया था वो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया। जैसे देखेंगे प्राकृतिक रूप से हमें क्या क्या प्रदान हुआ है ना, गॉड गिफ्टेड एक तरह से। तो हमारे पास वायु है ना, वायुमंडल है, जिस जो मतलब
देखेंगे आप मंडल जो है हमारे पृथ्वी के बाह्य सतह जो है उसमें का एक जो है स्फीयर, ये कौन सा है, वायुमंडल है। दूसरा जल मंडल आपको जल का उपलब्ध करवाता है। स्थल मंडल आपको स्थल देता है। सजीव मंडल कहाँ है, जो तीनों जहाँ पे सम्मिलित होते हैं उसको हम जीव मंडल कहते हैं, तो सजीव जिसे कहते हैं ना। तो ये क्या है, प्राकृतिक है। आपको हवा कौन दे रहा है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। आपका जल कैसे, वाटर वगैरह, आपका स्थल वगैरह या सजीव, ये सब क्या है, आपके प्राकृतिक है। तो ये तो कुछ खास नहीं है। अब देखिए मानव निर्मित आप सभी समझ ही सकते हैं, पुल, पार्क, इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, उद्योग, स्मारक, ये सब क्या है, मानव ने बनाए हैं। ठीक है, अब ये क्या है, पर्यावरण के घटक है, उसमें भी एक मेन घटक आप देखेंगे मानव है। और मानव के क्या है घटक, ये भी देखते चलिए। जैसे देखेंगे इसकी राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, शैक्षिक, धर्म, समुदाय, परिवार, एक व्यक्ति। ठीक है, अब ये चीजें जो है आपको क्या करना है, ऐसे भी कर सकते हैं कि एक व्यक्ति है वो उसका परिवार बनेगा, उसका फिर वो परिवार मिलके एक समुदाय बनाएगा, और समुदाय के लोग अलग अलग धर्म के होंगे, अलग अलग धर्म में है। ठीक है, सभी क्या करेंगे, फिर शिक्षा लेंगे, फिर उनकी आर्थिक स्थिति भी होगी, फिर राजनीतिक स्थिति भी होगी, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ज्यादातर आजकल जो है नष्ट ही किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो भी ऊपर का चित्र दिया था ध्यान रखिएगा, ये सभी पर्यावरण के घटक है, समाहित किया जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वर्ड मिलेगा आगे चल के, तो पहले ही इसे हम समझ लेते हैं। जैसे जीवीय यानी कि बायोटिक, अबायोटिक यानी कि अजीवीय। ठीक है, तो जीवीय किसे कहते हैं यानी बायोटिक किसे कहते हैं, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे कि सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, इन्हें हम क्या कहेंगे, जीवीय कहेंगे। और अजीवीय किसे कहेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि निर्जीव पदार्थ का संसार, जैसे स्थल, ये सब क्या है, स्थल हो गया, वायु हो गया, आपका पानी हो गया, ये सभी किस में आते हैं, अजीवीय में आते हैं। ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक आपने सुना ही होगा। अब ये आगे वर्ड मिलेगा जीवीय अजीवीय, इसलिए यहीं पे समझा दिया गया है। आगे दिया है, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे, जो वार्तालाप बच्चों में हो रही थी उससे आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए चारों ओर पाए जाने वाले लोग, जैसे कि लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो अब यहाँ से समझ चुके होंगे कि पर्यावरण का डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या जैसे आप मनुष्य को ही ले लीजिए, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसके आसपास जितनी भी जरूरतें की चीजें हैं, जो भी चीज वो देख रहा है, बना रहा है, ये सभी क्या है, पर्यावरण में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, यानी कि प्राकृतिक भी हो सकता है जैसे जल वगैरह, और ये मानव निर्मित भी है, उनका भी मिश्रण है दोनों का। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है आपके सम्मिलित है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि पर्यावरण किससे बनता है, और ऑप्शन में रहता है जीवीय घटकों से, अजैव घटकों से, तो दोनों से बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे प्रश्न जो है बनते हैं। पर्यावरण किससे बनता है, तो जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियों के सम्मिलित रूप से जो है पर्यावरण का निर्माण होता है। ठीक है, आगे दिया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए पर्यावरण शब्द जो बार बार मिल रहा है, उसका एनवायरमेंट जो मिल रहा है उसको हम देख लेते हैं। पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से जो है हुआ है इसका। ठीक है, तो एनवायरनेर जो है, या एनवायरनेर यानी कि जो हम लोग एनवायरमेंट कहते हैं ना, वो पहले फ्रेंच शब्द था एक, एनवायरोनेर या एनवायरोनेरे, जिससे जो है उत्पत्ति हुई है हमारे एनवायरमेंट की, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, फ्रेंच में। तो हमारे आस पड़ोस की चीजें सभी क्या है, हमारे लिए पर्यावरण का निर्माण करती हैं। अब यहाँ देखिए दिया है कि जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, वो जो हम ऊपर देखे थे ना उसके बारे में। तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण जो है, नेचुरल आपका एनवायरमेंट, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो जो भी हमें नेचर से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण में ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखेंगे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। तो हमने देखा ही था पृथ्वी के परिमंडल में, है ना, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ देखे थे हम उसमें कि क्या है, हम पृथ्वी के बाह्य सतह को लगभग 4 भागों में बांटते हैं, जो है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल। ठीक है, इन तीनों का सम्मिलित पार्ट क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है, जहाँ पे स्थल, जल, वायु तीनों मिलते हैं। ठीक है,
अब देखिए कहा है अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब 6th 7th में अब आ गए हैं तो थोड़ी सी और जानकारी आपको लेते हुए चलना है। जैसे कि दिया है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो ठोस पार्ट होता है ना, उसे हम, जो ऊपरी परत होता है क्रस्ट वाला भाग, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, इसके 3 भाग होते हैं ना, बीच वाले भाग, ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो इसी यही जो है ना लगभग 80 किलोमीटर होता है ना, यही जो है पतली सी जो परत होती है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं अलग कलर से कर देती हूँ। जैसे देखेंगे ये वाला जो है ना आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये तो वही कलर हो गया, चलिए ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, ये आपका हो गया क्रस्ट, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट। उसके बाद देखेंगे आप, इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल, वो सॉरी मेंटल कहते हैं, ठीक है, मेंटल कहते हैं। और बीच वाला जो है कोर कहते हैं इसको, ठीक है, बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोर, ठीक है, ये वाला पार्ट को। तो यहाँ पे समझ गए होंगे, ये कोर जो क्रस्ट वाला जो ऊपर वाला भाग है ना, लगभग 80 किलोमीटर होता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की जो रेडियस है, त्रिज्या जो है आपका 6400 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। और वहीं पे डायमीटर पूछ दिया जाए यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डायमीटर आपका है 12, आप यही उसका दुगना कर दीजिए, 800 है ना, 12,800, यानी कि 6,400 आपका क्या हो गया, किलोमीटर रेडियस हो जाएगा ये पृथ्वी का, और ये आपका डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, d/2। तो देखिए ये वाला जो पार्ट था ना क्रस्ट, इसी को हम जो है कहते हैं स्थल मंडल, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो देखेंगे आप सेमी सॉलिड में, फिर कोर तो पूरा लिक्विड फॉर्म में मिलता है, क्योंकि जैसे ही जैसे पृथ्वी में हम 32 किलोमीटर जो है अंदर डेप्थ में जाते हैं, है ना, 32 किलोमीटर, तो 1 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पे लिख देती हूँ, 32 किलोमीटर जब आप डेप्थ में जाओगे पृथ्वी के, तो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस जो है आपका क्या जो टेम्परेचर है, तापमान, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हम ऊपर वायुमंडल में जाते हैं 165 मीटर, तो क्या होता है, घट जाता है। लेकिन वही धरती के, पृथ्वी के डेप्थ में जाते हैं हम, तो 32 किलोमीटर जब हम तय कर लेंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है आपका बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप नहीं बताते हैं, जैसे कि आप सीमा, मेंटल में देखेंगे आप, सीमा हो गया आपका, सियाल हो गया, फिर कोर में आप देखेंगे नीफे पाया जाता है। तो ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे जब पृथ्वी की संरचना देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखिएगा आप लोग कि क्रस्ट वाला जो वो पार्ट है ना ऊपर जो कठोर होता है, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो हमारी जो स्थलाकृति है वो महासागर में जब आप अंदर जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही पानी रखा अटका हुआ है, तो वहाँ नीचे जब जाएंगे तो तली में आपका स्थलाकृतियां आपको जो मिलती हैं वो देखने को मिलेगा, ठीक है। हम सभी को पता है कि पृथ्वी के जो, हम लोग पृथ्वी को जो 2 भागों में मुख्यतः बांटते हैं, स्थलाकृति और जल मंडल में, है ना। आगे दिया है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो जो जो आप भूमि से प्राप्त करते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, स्थल मंडल में। अब देखिए यहाँ पे दिया है, अपने आसपास के स्थल को देखिए और अपने पड़ोस की भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची बनाइए। ये तो हमारे दैनिक जीवन का दिया है। यहाँ पे ये क्षेत्र दिया है बहुत खूबसूरत, इसको देखते चलिए आप लोग। जैसे देखिए ये वाला पार्ट है आपका वायुमंडल, ये हो गया जलमंडल, ये हो गया आपको स्थल मंडल, जहाँ देख रहे हैं आप भूमि है ना, ये पानी पानी ही है आपका। उसके बाद वायु देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब जहाँ पे ये तीनों का संकेंद्रण होगा ना, जहाँ तीनों मिलेंगे, ठीक है, जो संकीर्ण सा एक सीमित सा क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं जैवमंडल। यानी कि जैवमंडल में जीव का जो है जीवन संभव है। तो जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, वायु चाहिए होता है, जल चाहिए होता है, आपका स्थल चाहिए होता है, तीनों मिलेंगे वहीं पे है जो जीवन जो है संभव है। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों का सम्मिलित पार्ट जो है उसे हम जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत सा फोटो है, इसको दिमाग में आप लोग जरूर उतार लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जल के क्षेत्र को। अब जल मंडल किसे कहते हैं, तो जितना भी हमारी पृथ्वी पर जल का पार्ट दिखता है आपको किसी भी फॉर्म में हो,
वो सभी फॉर्म जो जल के है ना फॉर्म जितने भी, यानी कि किसी भी रूप में हो, बर्फ में हो, वाटर वेपर में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उन सब को हम काउंट करेंगे जलमंडल में। ठीक है, यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए क्या है, आवश्यक है। तो बिना जल के आप भी नहीं जी सकते हैं, इवन इसके साथ जो जीव जंतु सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे दिया है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो आप सभी को पता है हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से गैसों का जो आवरण है वायु का, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जिसमें जो सबसे ज़्यादा क्या है, 78.08% अपना नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना, तो 20.95%, यानी कि लगभग 21%। ठीक है, रेडॉन नहीं पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। जब भूकंप आता है तब रेडॉन पाया जाता है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। जैसे ऑर्गन है, अक्रिय गैस वायुमंडल में पाया जाता है, मात्रा बहुत कम होती है वैसे। आगे दिया है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। तो हमारे पृथ्वी पे क्या है, वायुमंडल है, और आप सभी को पता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक दूसरे से क्या करता है, बांधे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो आप सभी को पता है समताप मंडल में वायुमंडल का ही पार्ट है, 5 परतों में बांटा गया है। जिसमें समताप मंडल देखेंगे तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरण को जो है हमारा समताप मंडल रोकता है, जिसकी लगभग कितने किलोमीटर पर पाया जाता है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में ये पाया जाता है। तो हमें क्या करता है, वो सूर्य की आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है ना, अल्ट्रा वायलेट किरणों से। ठीक है, जो वायुमंडल है हमारे चारों तरफ घिरी हुई है, वो हमें बहुत चीज़ों से जो है बचाती है। ठीक है, जैसे वायु का जो आप देखेंगे गर्माहट के लिए भी ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ों के लिए ज़रूरत है। तो ध्यान रखिएगा वायुमंडल क्या है, हमें बहुत सी चीज़ों में जो है हेल्प करता है। आगे दिया है इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो किसमें, वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संचार का निर्माण करते हैं। तो जो सजीव संचार है, जो जैवमंडल है, उसमें जीवों का जो है सजीव होते हैं। तो ये पादप एवं जीव जंतु जो है आपके मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र है, यानी कि नैरो सा पार्ट है, यानी कि देखा जहाँ तीनों मिल रहे थे वो छोटा सा पार्ट, वो है जैवमंडल। ठीक है, जहाँ स्थल, जल तथा वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। हमने ये ऊपर देखा ही था इमेज, खूबसूरत सा है ना। अब यहाँ पे देखिए पारितंत्र के बारे में दिया है, तो पारितंत्र के बारे में देखते चलेंगे, या पारिस्थितिकी तंत्र है ना। पारितंत्र क्या है, तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक, ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो पारितंत्र किसे कहते हैं, जहाँ सभी जो जीवधारी है ना आपस में एक दूसरे से संबंध जो है बनाते हैं, परस्पर सक्रिय संबंध, ध्यान रखिएगा, सक्रिय संबंध, उसे हम पारितंत्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे भौतिक भी हो जाएगा और रासायनिक भी हो जाएगा। जैसे रासायनिक में देखेंगे सूर्य से किरणें आती हैं, पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये सब क्या है, रासायनिक क्रियाओं में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पारितंत्र आप समझ गए होंगे। यहाँ देखते हैं पारितंत्र क्या है ना। तो रवि की कक्षा एक एनसीसी कैंप में जेम्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तो केरल भी बारिश के लिए जाना जाता है। सबसे पहले जून में वहीं पे बारिश आती है, 1 जून को, है ना, मतलब अपना मानसून। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियलों के बगानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। जो अरावली पर्वत की वजह से क्या होता है, जैसलमेर वगैरह राजस्थान में आप देखेंगे बारिश की जो है मात्रा बहुत कम है ना। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। तो हम इनके यहाँ ऊँट मिलता है, केरल में ऊँट मिलता है क्या, नहीं मिलता, ज़्यादा हाथी देखने को मिलते हैं। ऊँट क्यों मिलता है, क्योंकि वो रेगिस्तान में अपने आप को सरवाइव करने के लिए अनुकूल पाया जाता है, उसमें सभी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए एक ताल का पारितंत्र बताया गया है। एक तालाब है जिसमें देखेंगे आप बतख है, एक पानी में तैर रहा है, फिर वहाँ पे पेड़ पौधे, मतलब कमल के फूल है शायद ये वो है, फिर जो जीव जंतु जो है पानी पी रहे हैं, कोई पेड़ बहुत बड़ा हो रहा है, ये सब क्या है, एक दूसरे से संबंध, परस्पर संबंध दिखा रहे हैं आपके, और वो भी कैसा संबंध, सक्रिय संबंध दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए
देखिए अब आगे चलिए एक देख ही लेते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं। जैसे दिया, हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे, तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है? तो ये 9th 10th में आप जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जहाँ बर्फ पड़ता है वहाँ लोग मोटे कपड़े पहन के रहते हैं, ये सब चीज़ें जो है अपना पर्यावरण के अनुकूल रहना पड़ता है। बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। तो हम सभी को पता है सभी जो जीव जंतु हैं या मानव हो गया अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो जो इनका देखिए क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? जीव हो और वातावरण हो, उनका पारस्परिक संबंध जो है ना, या सक्रिय संबंध, उसी के अध्ययन को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, या उनके सक्रिय संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है। तो सभी एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे कि आप देखेंगे जहाँ पर्वत है तो बारिश नहीं हो रही है, कहीं पर्वत जो है, कहीं अच्छी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं पहुँचने में पॉसिबल है तो वहाँ बारिश हो रही है। ये सभी क्या करते हैं, एक दूसरे से, जहाँ पे वन ज़्यादा देखने को मिलता है वहाँ पे भी आप जैव विविधता देखने को ज़्यादा मिलता है, बारिश यानी ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक दूसरे से अपने में संबंधित है ना, एक दूसरे से सक्रिय संबंध तो बना रहे हैं ना, तो वो भी क्या करेंगे, एक पारितंत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है। अच्छा, पारितंत्र वर्ड बार बार मिल रहा है, तो ये बताइए पहली बार पारिस्थितिक तंत्र का जो शब्द है वो किसने यूज किया था? तो ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिक शब्द का जो है ना सबसे पहली बार उपयोग किसने किया था? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेटर ने किया था। ठीक है, रेटर। लगभग कब किया था इन्होंने? तो लगभग 1865 के अप्रोक्स किया था इन्होंने। ठीक है, रेटर ने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र का शब्द जो होता है उसका यूज किया था इकोसिस्टम का। ठीक है। दूसरा देखेंगे आपकी इसका जो है, इन्होंने तो शब्द यूज किया था सिर्फ एक बार। ठीक है, आगे जो है इसी को किसने, इकोसिस्टम पूरा जो संकल्पना की थी वो किसने की थी? तो A.G. टांसले ने की थी, A.G. टांसले। ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र की पहली बार संकल्पना किसने की थी? तो A.G. टांसले ने की थी, लगभग इन्होंने 1935 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मानवीय पर्यावरण के बारे में देखते हैं। हम प्राकृतिक पर्यावरण ऊपर देख चुके, अब मानवीय पर्यावरण देखेंगे। ठीक है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी जो है आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। पहले लोग फल वगैरह तोड़ लेते थे, जानवरों का शिकार करके जंगल में भी रह लेते थे, खा लेते थे। ये सब चीज़ें आप देखेंगे, उनकी जो जीवन थी सरल थी और आसपास की प्रकृति से वो आवश्यकताएं जो है अपनी पूरी कर लिया करते थे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं हमारी बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके जो है सीख लिए। धीरे धीरे उसने फसल उगाना, पशु लगाना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, तो वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति का ये होता है कि आपके पास मान लीजिए कि रोटी है और किसी के पास चावल है, तो चावल वाले को जो है ना रोटी खाना है, तो वो क्या और इस रोटी वाले को चावल खाना है, तो वो क्या करेगा, उसको रोटी दे देगा और ये इसको चावल दे देगा। तो ये क्या होते हैं, वस्तु विनिमय होते हैं, यानी कि एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया, जिसकी जो नीड है उसके तहत वो एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अधिक अन्न उपजाने लगे लोग, तो अन्न को बेच के भी वो क्या करने, अपनी जो ज़रूरत है, जैसे मेरे पास बहुत सारा ज़्यादा धान हो गया लेकिन मुझे गेहूँ की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगी, जाके धान जो है जितना मेरा एक्स्ट्रा खर्चा से बच रहा है, मैं उसको ले जाके गेहूं वाले को दे दूंगी और कहूंगी कि उसके बदले में तुम मुझे गेहूं दे दो। तो इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है, व्यापार आरंभ हो गया एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी कि मजबूत हो गया। ठीक है, आगे दे रहा है, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीले तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो ये सभी आप जानते ही होंगे, खाते ही हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। अब इससे आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर सर्दी में
ठंड फ्रिज का पानी आपको दिया जाए तो आप पीना पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे। तो वैसे ही बताना चाह रहा है कि प्रकृति में और मानवीय पर्यावरण जो है ना उसके बीच संतुलन बहुत आवश्यक है, और सबसे ज़्यादा असंतुलन का कार्य कौन कर रहा है? तो वो वनोन्मूलन कर रहा है। ठीक है, वनों की कटाई जो है सबसे ज़्यादा प्रकृति पे जो है इफेक्ट पड़ा रहा है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसके उपयोग को सीखना चाहिए कि कैसे इसका जो है उपयोग सरल वे में करें और कम वे में करें, है ना। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य घरों तथा एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और खास नहीं दिया ना, नहीं दिया, ये ऐसे ही दिया है। अच्छा हाँ, यहाँ पे दे दिया है वस्तु विनिमय क्या होता है, मैंने जैसे समझा ही दिया, फिर भी देख लीजिए यहाँ पे। वस्तु विनिमय पद्धति ये होता है कि यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, यानी रुपए का प्रयोग नहीं होगा। देखिए ये वाला जो चीज़ है वो कुछ और ला के दे देगी और ये अपना जो उसको दे देगा अपनी ज़रूरतों के अनुसार, है ना। उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु का एक्सचेंज करना एक दूसरे से। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए खत्म हो जाता है चैप्टर, लेकिन कुछ चीज़ें और बची हैं, मैं उसको बताते चलती हूँ। जैसे देखिए कई बार जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे आपको बार बार मिला ना पारिस्थितिक तंत्र, तो पूछा जाए कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, खुला तंत्र है या बंद तंत्र है। तो ध्यान रखिएगा आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, वो खुला तंत्र है, बंद तंत्र नहीं है, ये खुला तंत्र है। कई बार क्वेश्चन में जो है पूछा गया है ये। अच्छा, विश्व का सबसे बृहत्तम या विस्तारित जो है, सबसे स्थिर भी और सबसे बड़ा भी कौन सा है आपका पारिस्थितिक तंत्र? तो आपका ये हो जाएगा जैसे कि आपका स्थिर सागर, ये यानी कि महासागर सबसे स्थिर है ये पारिस्थितिक तंत्र। सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र और सबसे बृहत्तम कौन है? तो सागर है। ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है? खुला तंत्र होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद अगर देखिए ऑप्शन में सागर ना हो तो आपका जयमंडल जो है जो है आपका जयमंडल जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। ठीक है, कई बार बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया, तो आपके एग्जाम में भी आने की संभावनाएं जो है बहुत बन जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब एक चीज़ और भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन एक ऐसा भी पूछा गया था कि पर्यावरण किससे बनता है। तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण जो है उसमें हम पर्यावरण, इसको भी देखते चलिए क्वेश्चन बनता है। जैसे पर्यावरण बराबर, यानी कि पर्यावरण जो है किससे बनता है, तो ध्यान रखिएगा हमने देखा ही बायोटिक यानी कि जीवीय प्लस अजीवीय, है ना। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें जो है अजीवीय प्लस भू आकृतिक घटके भी हो अगर लिखा हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये भू आकृतिक घटके भी ये क्या होते हैं? आपके पर्यावरण में आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, वहीं पे पूछ दिया जाए पर्यावरण का संघटक में कौन कौन आते हैं, तो भौतिक या जैविक दोनों हो गए, जैसे स्थल वायु जल ये सब हो गए। और जैविक में आपका कौन हो जाएगा? पादप जंतु सूक्ष्म जीव ये सभी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी याद रखिएगा कि पर्यावरण जो है ना उसको हम सांस्कृतिक मानव निर्मित गतिविधियां जो है उसको भी सम्मिलित करते हैं। जैसे उसमें मानव निर्मित गतिविधियां में हमारे अंदर आ जाएगा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।